अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की रंगारंग दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, आज वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आपने पेशेंस का मुजाहरा करते हुए मेरे साथ आखिर तक रहना है, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने डिस्कस करना है इसमें। और एक और डिस्क्लेमर जो कि मैं शुरू में देना चाहती हूँ वो ये कि अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आप ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि वतन से मोहब्बत भी करता है, तो फिर आपने इस वीडियो को दिल थाम के देखना है, क्योंकि जो रियलिटीज़ आज मैं बताने जा रही हूँ उसमें से कुछ ऐसे हकायक हैं जो कि शायद जब आपको पता चलें तो आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। सो अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के आपको मसले मसाइल हैं और पाकिस्तानी भी हैं या कार्डियक इश्यूज़ हैं, तो आपने इस वीडियो को अकेले भी नहीं देखना है, क्योंकि वतन से मोहब्बत करने वाला इंसान ऐसा हो नहीं सकता ये सब सुनने के बाद इतनी आसानी से डाइजेस्ट कर सके, इतनी आसानी से बर्दाश्त कर सके। इसमें से ये खबर जब मुझे पता चली तो मेरा दिल चाह रहा था कि अपना जो सर है ना किसी दीवार से जाके मारूं, किससे पूछूं, किससे सवाल करूं, कौन जवाब देने वाला है इस मुल्क के साथ, इसकी स्पोर्ट्स के साथ जो हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और फिर भी सब इतने मुतमईन कैसे हैं और क्यों हैं। सो जनाब, इंडिया में ओलंपिक्स में जहाँ पर नई नई हिस्ट्रीज क्रिएट की जा रही हैं, वहाँ पर जहाँ पर आज मनु भक्कर और सरबजीत सिंह ने जो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान में जनाब एक और फेल इंसान को, जो कि इससे पहले पीसीबी में बारहा काम कर चुके हैं, बार बार फेल हो चुके हैं, मोहसिन नकवी उन्हें फिर से लेके आने की तैयारियां कर रहे हैं। और आइन के मुताबिक ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वो अपनी जिम्मेदारियां किसी को दे सकते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारियां एक फॉर्मर क्रिकेटर को देने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने कहा, इससे पहले सर्व कर चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं एज ए कोच, एज ए हेड कोच। हम इस चीज़ का रोना रो रहे हैं। इसके अलावा ओलंपिक्स में ही जहां पर शूटिंग में इंडिया जनाब आगे बढ़ रहा है, इसके अलावा चाहे आप बैडमिंटन की बात कर लें या रेसलिंग की बात कर लें, वेट लिफ्टिंग की बात कर लें, इवन जो दीगर स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर भी कम से कम अगर जीत नहीं पा रहे तो अपनी ट्राई कर रहे हैं और आखिर तक जा रहे हैं। चाहे आप एयर राइफल मेंस में अर्जुन की बात करें, जो कि जब सिर्फ एक शॉट की वजह से नहीं जीत सके, तीसरी पोजीशन से चौथी पोजीशन पर आ गए, तो ही वो सो हार्ट ब्रोकन, उनके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उनकी जो कोच थी वो काफ़ी परेशान थी, उनके लिए इतना मुश्किल दिन था। सो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर नाकाम हो रहे हैं तो आखिर तक पहुंच के हो रहे हैं, अपना 100% दे के हो रहे हैं। और इस चीज़ का ये मतलब है कि अगर कोई बात नहीं, अभी हार भी गए तो क्या हुआ, आगे जो आने वाले साल हैं वो मज़ीद कामयाबियां और मज़ीद मेडल्स लेके आने वाली हैं इंडिया के लिए। लेकिन पाकिस्तान में जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, ओलंपिक्स के जो एथलीट्स गए हैं उनकी बात करते हैं, तो अभी तक खाली हाथ हैं। वो खाली हाथ क्यों हैं? आज हम आपको एक और बड़ी रियलिटी बताएंगे कि ऐसा क्या है कि जो 7 एथलीट गए हैं, ये 7 गए ही क्यों हैं? इतने कम 25 करोड़ की आबादी और आपके पास सिर्फ 7 है भेजने के लिए, जबकि आपकी स्पोर्ट्स बॉडी है और जनाब ओलंपिक्स का इतना बड़ा ताम झाम है आपके पास, उसके बावजूद और फिर ये खाली हाथ हैं। सो जी, इन सब रियलिटीज से आज हम पर्दा उठाएंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं ओलंपिक्स की खबरों से, जहां पर जैसे कि कल हमने वीडियो में बात भी की थी कि राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच का वो जो बड़ा हिस्टोरिक मैच होना था, मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि एक आखिरी इनकाउंटर था कि जब ये दोनों कंपेटिटर्स, ये दोनों लेजेंड्स एक दूसरे के सामने आए, वहाँ पे नोवाक जोकोविच ने फतह हासिल कर ली और उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं अपने पहले ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल की जानिब। नो डाउट राफेल जो नडाल हैं उनको काफ़ी सपोर्ट हासिल थी, उनको जो क्राउड है वो काफ़ी चीयर कर रहा था, लेकिन जनाब जो जीतता है वही सिकंदर होता है आखिरकार। और इसके साथ साथ जो मनु भक्कर हैं और सरबजीत सिंह हैं, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके। और आप देखिए जो सामने टीम थी वो कोरिया थी, और कोरिया की वो कंपेटिटर थी जो कि इससे पहले जब मनु भक्कर ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल तो उन्होंने गोल्ड का मेडल जीता था।
लेकिन इन दोनों ने उनको बिल्कुल करीब भी नहीं आने दिया। शुरू में कोरिया ने अच्छा आगाज़ किया, लेकिन बाद में टीम इंडिया ने डोमिनेट किया शूटिंग में। और वो जो सरबजीत सिंह, अगर हम इंडिविजुअल शूटिंग के मुकाबलों की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ एक इनर 10 की वजह से मिस हो गए थे कि उनके 16 थे और जो नंबर 8 पे आए थे उसके 17 थे। तो इस दफ़ा वो जनाब आगे आए और अपनी स्किल्स उन्होंने दिखाई, अपना नर्व्स पे कंट्रोल दिखाया और ये जो ब्रॉन्ज मेडल है इन दोनों ने मिलकर जीत लिया। इसके साथ एक और हिस्ट्री क्रिएट हुई, ना सिर्फ पहला ब्रॉन्ज मेडल मिक्स्ड इवेंट में 10 मीटर शूटिंग में जीता है इन दोनों ने, बल्कि इसके साथ साथ जैसे कि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में भी जिक्र किया था कि मनु भक्कड़ जो हैं अब एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली हैं, तो नाउ शी मेड इट, एक और हिस्ट्री क्रिएट की है कि इंडिया की जानिब से पहली शूटर बनी है, पहली एथलीट बनी है कि जिन्होंने एक ही इवेंट में 2 मेडल जीते हैं अपने मुल्क के लिए। और जनाब अभी तीसरे की जानिब सफ़र जारी है एंड शी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और जनाब इसके साथ साथ जो दीगर मुकाबले हैं उनकी भी बात करते हैं। इंडिया की जानिब से टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों में भी हिस्ट्री क्रिएट हुई है। जनाब मनिका बत्रा जो कि एक ऐसा नाम है कि जिससे आप और हम सब वाकिफ़ हैं, उन्होंने भी एक हिस्ट्री क्रिएट की है एंड नाउ शी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू रीच ओलंपिक्स प्री क्वार्टर फाइनल्स। और आप देखिए उनके सामने जो थी वो फ्रेंच कॉम्पिटिटर थी, और जो फ्रेंच हैं वो इस मुकाबलों में ये जो ओलंपिक्स के हो रहे हैं वैसे ही बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो मनिका बत्रा ने उनको हरा दिया और जीत हासिल की। इसके साथ साथ बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन में जनाब सत्विक सिराज और चिराग शेट्टी, अगर मैं नाम सही ले रही हूँ, तो ये जो ड्यू है जनाब ये एंटर हो गया है बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल्स में एंड दे ऑल्सो मेड द हिस्ट्री एज दे आर फर्स्ट ड्यू हु क्वालिफाइड फॉर क्वार्टर फाइनल्स। इससे पहले कोई भी जो पेयर है, जो ड्यू है, वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ कि वो आगे बढ़ा हो, क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया हो, और इन दोनों ने ये करके दिखा दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाई किया है, इंडोनेशिया ने भी क्वालिफाई कर लिया है, और जो जर्मन पेयर था उन्होंने भी ड्रॉ कर लिया क्योंकि वो जो एक जो प्लेयर था वो अनफिट था, तो इस वजह से उन्होंने भी ड्रॉ कर लिया। अब जनाब जो आगे मुकाबले होने हैं उसके लिए हम इन्हें बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। तो जी इंडिया में तो ये सफ़र जारी है, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ कोशिश में कामयाब हो रहे हैं, कुछ नाकाम हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब आप पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान के जितने भी अभी तक एथलीट अभी तक जो ओलंपिक्स में गए थे, जो कि अभी तक मुकाबलों में हिस्सा लिया है जिन्होंने, वो सब के सब नाकाम हुए हैं। और उसमें उनका कसूर नहीं है, वो तो फिर भी देखें इतनी करिश दिखा रहे हैं, इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं कि इन सब हालात के होते हुए भी दे आर स्टिल फाइटिंग, कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह। क्योंकि जो हालात है पाकिस्तान में उससे अगर आप नहीं भी वाकिफ़ तो हम आपको बता देंगे, या आप पिछली वीडियोस जाके देख भी सकते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ओलंपिक एसोसिएशन है हमारी, और ओलंपिक एसोसिएशन और जो पाकिस्तान का स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये जनाब आपस में इनके बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, दोनों लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। हत्ता कि 2013 में, बिल्कुल जी 2012 के ओलंपिक्स के बाद 2013 में ऐसे हुआ था कि जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसने तो क्रिकेट बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगा दिया था, एक्यूज़ किया था, और बात इस नहज पे पहुंच गई थी कि पाकिस्तान ओलंपिक्स पे पाबंदी भी लग सकती थी, काफ़ी मसले मसाइल ख़राब हो सकते थे, लेकिन बहरहाल उससे ओवरकम कर लिया। लेकिन अब जनाब ये दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, और इल्ज़ाम लगाने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि मिलके काम चलाएं आप, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कितने प्लेयर हैं जो कि आगे नहीं आ पा रहे हैं। अब अगर आप देखें ओलंपिक्स को, ओलंपिक्स जो एसोसिएशन है कि जिसको अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि 20 साल तक कौन सर्व करके गया है जनाब, बिल्कुल 20 साल तक मुशर्रफ साहब के दोस्त जो कि थे जनरल आरिफ हमीद, वो सर्व करके गए। और अफसोस की बात यह है कि जो अब आए हैं वो भी कोई ऐसे इंसान नहीं है जो कि डिज़र्व करते हैं, वो है कैप्टन रिटायर्ड सैयद आबिद कादरी। अब ये आए हैं, और ये जो ओलंपिक एसोसिएशन है इसके अंडर
34 स्पोर्ट्स बॉडीज आती हैं, 34 डिपार्टमेंट्स आते हैं, और उसके अंदर जो 15 डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर एक्स यानी फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स हैं। और आप देख लें कि कितने रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं। अगर कोई ये कहे कि आप जनाब मुल्क के इदारों पे बात कर रही हैं, तो मुल्क के इदारे क्या कर रहे हैं हमारे लिए? हम तो यहाँ पे सच ही बयान कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे रियलिटी ही बयान कर रहे हैं। और जनाब हम दो इन इदारों की बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स बोर्ड की और ओलंपिक एसोसिएशन की। तो ये दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, और जो ओलंपिक बोर्ड है उसका ये कहना है, ओलंपिक एसोसिएशन जो है उनका ये कहना है कि हमें फ़ंड नहीं मिलता इतना कि हम मज़ीद काम कर सकें, और वो मज़ीद ये भी कहते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है कि हम स्पोर्ट्स को डेवलप करें। ये यानी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता, तो स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है। और स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है कि जनाब ओलंपिक एसोसिएशन उससे कोऑपरेट नहीं करती है। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से बड़ा ताज़ा तरीन जो केस है वो जनाब तलहा दस्तगीर का है कि जिनको ओलंपिक एसोसिएशन ने नहीं रजिस्टर किया, जो पास्ट में हुए कॉम्पिटिशन्स उनमें भी, और अब ये जो ओलंपिक हो रहा है उसमें भी। क्यों? कि वो कह रहे हैं कि जी वो स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं। क्या साजिश कर रहे हैं भाई? आपका प्लेयर है, वो पाकिस्तान से बढ़ के है क्या? और आप एक ही मुल्क के अंदर दो इदारे हो, तो क्या झगड़ा है? आप बजाय ये कि उसको रजिस्टर करते वो मुल्क का नाम रोशन करता है। इससे पहले भी वो गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में जीत चुके हैं, दीगर मेडल जीत चुके हैं, लेकिन कोई पता नहीं है। इनाम जो वेट लिफ्टर थे वो कहाँ पे इनाम, बट किसी को पता नहीं है। इसी तरह टेनिस के कितने प्लेयर हैं और दीगर प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं है। आम इंसान अगर उसमें कोई आम ऐसा प्लेयर के जिसमें कैपेबिलिटी हो और वो मुल्क के लिए कुछ करना भी चाहे ना, तो इतने फजूल के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि ये आपको कुछ करने ही नहीं देंगे। फंड्स का रोना रोते रहते हैं। जबकि अगर आप देखें तो जो फंड पाकिस्तान के अंदर जो जरदारी साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा ही नेक कारनामा किया था। वैसे तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो सबसे उन्होंने विकेट काम किया था ना, वो ये किया था, वो जो 18th अमेंडमेंट लेके आए। पाकिस्तान के लोग वाकिफ हैं जो जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। जो 18 अमेंडमेंट है, 18वीं तरमीम, वो ये है कि अब जो हर सूबा है ना वो खुद मुख्तार है, वो जो मर्जी करे, उसको आप पैसे दे दें, वो जो मर्जी करे, जो विफाक है उससे पूछने वाला नहीं है। तो इसके अंदर ये जो खेल हैं ये भी आता है, ये भी आते हैं, और हर एक जो प्रोविंस है उसको अलग अलग से जनाब इसका क्या कहेंगे ना बजट दिया जाता है खेल का। सबसे बड़ा सिंध का है, और उसके बाद फिर सबसे बड़ा पंजाब का है, 13.5 बिलियन है, फिर सिंध का 6.6, KPK का 8.6 और बलोचिस्तान का 5 बिलियन है। और अगर आप इन सब के बजट को मिला लें तो ये 33.7 बिलियन बनता है। इंडिया का इससे बहुत ज़्यादा है। अब कहेंगे भी इंडिया का तो बहुत, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है हेल्प आउट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, लेकिन वो कुछ प्रूव भी तो कर रहे हैं, कुछ काम भी तो कर रहे हैं। ये जो इतना पैसा है ये भी कहाँ पे जा रहा है? कहना तो ये है जनाब ओलंपिक एसोसिएशन का कि ये फंड भी ना काफ़ी है। तो ये जो ना काफ़ी फंड है, किन प्रोजेक्ट्स पे खर्च हो रहा है, किन लोगों को सैलरी दे रहे हैं, किन लोगों को नवाज रहे हैं, बताएं हमें ज़रा। और जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि जो हमारे ओलंपियंस जो हैं वो खाली हाथ हैं, मैं आपको बताती हूँ क्यों है। ये पिक्चर आप देखें जनाब, इस पिक्चर में आप देखें, इस पिक्चर में राना सनाउल्लाह साहब अपनी बेगम के साथ खड़े हैं और इनके गले में 2 मेडल्स हैं। ये मेडल्स इनके गले में हैं, इस वजह से जो हमारे ओलंपियन हैं वो खाली हाथ हैं। क्योंकि जो राना सनाउल्लाह हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल अफेयर के अंदर जनाब स्पेशल असिस्टेंट हैं, उनको एक स्पेशल ऑफर की गई है, उनको नवाजा गया है कि उनको ओलंपिक्स में भेजा गया है कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें। अब राना सनाउल्लाह साहब अपनी बेगम के साथ जाके, कि जिनकी अगर आप एजुकेशनल डिग्री की भी बात करें तो उसका भी दूर दूर तक स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा उनकी पर्सनालिटी जिस तरह की है, या जो माजी में वो जिन मामलात का या एक्विजिशन का शिकार रहे हैं, उसको तो चले हम सियासी बातों को साइड पर रख देते हैं, लेकिन एज ए पर्सन भी उनकी क्या वर्थ है, क्या उनके पास स्पोर्ट्स की डिग्री है, क्या काम किए हैं उन्होंने पाकिस्तान में कि वो इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ہمارے جتنے اولمپئن ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ ختم ہو گئے ہیں کیا خدا نہ خواستہ، یا انہوں نے معذرت کر لی؟ یہ جان شیر خان ہیں، جہانگیر خان ہیں، ہاکی کے اتنے پلیئر ہیں، ان کو بھیجیں آپ۔ یہ وہی وکٹ جو فیسز ہیں وہی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہیں گے۔ اور جناب جو ایمبیسی ہے اس کے اندر یہ دونوں مہمان خصوصی بنے۔ جو پاکستان کی ایمبیسی ہے فرانس میں، انہوں نے جتنے بھی اولمپئنز ہیں ان کے اعزاز میں ایک ڈنر دیا کہ جس میں خاص طور پہ یہ دونوں مسٹر اینڈ مسز بنے مہمان خصوصی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس کی جو سپورٹس کی منسٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اولمپکس کو بھی دیکھ رہی ہیں ابھی، سو انہوں نے بھی جتنے گورنمنٹ کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک جناب سیریمنی کا اہتمام کیا۔ ایمیلی میرے خیال سے اوڈیا کسٹیرا کر کے ان کا کچھ نام ہے، سو اس کے اندر بھی یہ دونوں گئے ہوئے تھے، یعنی یہ دونوں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے جو اولمپئنز ہیں جو کہ ملک کا آنر ہیں، جو کہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ ان دونوں کے ساتھ کہ جن کے پاس خود کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے پکچر بنا رہے ہیں، تو وہ کیسا فیل کر رہے ہوں گے؟ اور یہ ہمارے اولمپکس کی اہمیت ہے، یہ اوقات ہے کہ اب کوئی سپورٹس کا پرسن نہیں بچا ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر کوئی سپورٹس منسٹر ہی نہیں ہے، کوئی نہیں بچا ہے، اور یہ دو لوگ جا کے ریپرزینٹ کریں گے۔ تو ایسے میں جب ایک عام انسان کو اتنا برا فیل ہو رہا ہے تو جو ملک کے لیے اتنی دور جا کے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو کیسا فیل ہو رہا ہوگا؟ اور کیا اس وقت کیا کہیں گے نا ماحول ہوگا پاکستان کے کیمپ کا؟ ایک تو آپ ہار رہے ہیں، اوپر سے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں، مجھے ان کے سیاسی کارناموں سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایسے پرسن انہوں نے کیا کیا ہے سپورٹس کے اندر؟ ایک سپورٹ کا جو سپورٹ سے تعلق رکھنے والا انسان ہے وہ کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ نے صرف کیا آپ لوگوں کے لیے میڈلز لے کے آنے کے لیے ہیں؟ یہ صرف کیا پاکستان کا نام اونچا کرنے کے لیے ہیں دنیا بھر میں؟ لیکن جب آپ کو کسی کو نوازنا ہوگا تو آپ اپنے دوستوں کو نواز دیں گے، چاہے پاکستان سپورٹس بورڈ ہے یا پالیٹکس ہے۔ پی سی بی میں محسن نقوی اس وقت موجود ہیں اور محسن نقوی چیئرمین ہیں۔ کس طرح چیئرمین بنے ہیں، کن راستوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنا ایڈوائزر بنایا بلال افضل کو۔ بلال افضل کو کیوں بنایا انہوں نے؟ پہلے وہ جناب سلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے، پھر جب پاکستان ورلڈ کپ میں ہارا بڑے ہی برے طریقے سے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں بھائی ان کو مزید ترقی دیتے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہا ہے بندہ، تو اپنا ایڈوائزر بنا لیا انہیں۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ جناب جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو وہ محسن نقوی کے ساتھ کام کر چکے ہیں، باقی ان کے پاس بھی کوئی ایسی وہ ڈگری نہیں ہے سپورٹس کی۔ تو یہ دونوں اس وقت موجود ہیں، اور اب محسن نقوی نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ محسن نقوی باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، محسن نقوی کے لیے ہم ایک یہاں پہ اگر محاورہ بولیں تو بالکل صحیح آئے گا کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی۔ تو یہ جو پکوڑوں کی دکان انہوں نے لگا کے وہ دینے جا رہے ہیں، اور وہ دکان لگائیں گے وقار یونس۔ وقار یونس کو محسن نقوی کرکٹ کی ساری ذمہ داریاں سونپ رہے ہیں، چاہے سلیکشن ہے، چاہے وائٹ بال ہے، چاہے ریڈ بال ہے، اور وہ کہتے ہیں میں خود ایڈمنسٹریشن کو دیکھوں گا۔ یعنی کہ جو اتنے آپ نے فارمر کرکٹرز کو بلایا، ان سے مشورے ہوئے، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا۔ وقار یونس آئے ہیں، وہ وقار یونس آئے ہیں جو کہ خود ہی کنٹروورشل فیگر ہیں، ایک اسپاٹ فکسنگ میں بھی وہ انوالو رہ چکے ہیں، اور اگر ہم ایز اے کرکٹر تو ان کا بڑا نام ہے، بڑے پاکستان کے لیے وکٹیں لی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ان کو ایز اے کوچ تو وہ 2006 سے 2007 میں پاکستان کے بولنگ کوچ رہے، پھر 2009 میں بھی تھوڑی دیر کے لیے رہے، پھر 2010 اور 2011 میں وہ ہیڈ کوچ رہے، اور جب پاکستان سیمی فائنل ہار گیا تو پھر انہوں نے آسٹریلیا کے لیے اپلائی کیا، لیکن وہاں پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ 2014 میں ان کو پھر سے ہیڈ کوچ بنا دیا گیا 2 سال کے لیے۔ یہ کافی نہیں تھا کہ 2021 میں مزید ان کو بولنگ کوچ بنا دیا گیا، اور جب 2021 کا ورلڈ کپ بالکل سر پہ تھا، رمیز راجہ آئے تھے، تو تب مصباح الحق اور وقار یونس ریزائن دے کے ورلڈ کپ سے پہلے چلے گئے، اور ان سارے کارناموں کے بعد اب دوبارہ سے ان کو کرکٹ کی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ اور اگر ہم وقار یونس کی بات کریں تو 2010 اور 11 میں وہ جو پاکستان کے کھلاڑی آف دا فیلڈ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث رہے، کچھ کنٹروورسیز رہیں، تب وقار یونس ہی موجود تھے۔ تو ایک ایسا انسان کہ جس کا خود بھی ماضی بھی اتنا کوئی کلیئر نہیں ہے، اگین آپ اس کو لے کے آ رہے ہو،
इन्हीं के टाइम में मोहम्मद आमिर छोड़ के गए थे, मसले मसाइल हुए थे, इनके साथ एटीट्यूड के भी मसले मसाइल हैं, लेकिन फिर से उनको लेके आया जा रहा है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि पंजाब ज़्यादा हावी है क्रिकेट में, तो मोहसिन नकवी ने इस चीज़ को साबित कर दिया है। लोगों को हल्का सा खामोश रखने के लिए असर शफीक को रखा हुआ, लेकिन वो जो कि बोलता ही नहीं है, और उनको वुमेंस के साथ भी अटैच कर दिया गया है, और वहाँ पे भी उनकी क्या से है, हम और आप इस सब से वाकिफ़ हैं। तो ऐसे में अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट ने इस पुरानी अप्रोच के साथ, उन्हीं पुराने लोगों के साथ कौन से नए कारनामे अंजाम दे लेने हैं, क्या नया कर लेंगे ये लोग। तो जब आप इस तरह के फैसले करेंगे तो आप ये भूल जाएं कि हमारी क्रिकेट में कुछ भी अच्छा होने वाला है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट किन राहों पे गामजन होने जा रही है, और जो हमारे एथलीट हैं वो खाली हाथ क्यों हैं, उनके गले में कोई मेडल क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ये जो दो लोग तस्वीर में खड़े हुए हैं, मिस्टर एंड मिसेस राना सनाउल्लाह, इनके गले में मेडल है, इनके गले में कार्ड्स हैं, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट हैं, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर में हैं, लॉ की डिग्री रखते हैं, स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, ना इनका ना इनकी बेगम का। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जाएं आप ज़रा फ्रांस ही घूम फिर के आ जाएं। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एथलीट्स के साथ खड़े होकर पिक्चर्स बनवा रहे हैं, लेकिन उन एथलीट के लिए क्या काम किया है, क्या काम कर रहा है स्पोर्ट्स बोर्ड, क्या काम कर रहा है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन लड़ने के अलावा। और लड़ाई भी इसलिए कि वो लड़ाई दोनों को फायदा दे रही है। तो बहुत से क्वेश्चन हैं, इसके जवाब कौन देगा हमें नहीं पता। अकाउंटेबिलिटी कभी होगी भी इस मुल्क में या नहीं होगी, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे कि इस मुश्किल वक्त से अल्लाह ताला पाकिस्तान को निकालें। और जनाब जो भी लोग ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, जो भी एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। और जो इंडिया है, जैसे कि मैंने कहा कि वो मेडल्स के जानिब गामजन है, और मज़ीद मेडल्स भी आएंगे फ्यूचर में। और अगर इस साल जो टारगेट बनाया था वो अचीव ना भी कर सकें, तो अगले आने वाले ओलंपिक्स में जो फ्यूचर है वो काफ़ी रोशन है। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।